20 लाख से ज़्यादा अफराद एपिलेप्सी के डायग्नोज्ड केसेस हैं। ये झटके दौरे की बीमारी कोई जादू है, टूना है, आसेब है, मिर्गी की बहुत सारी इकसाम है। गुमसुम हो जाता है और उस चंद सेकंड के दौरानिए में उसे जो भी बात कही गई होती है या बताई गई होती है वो इन्फॉर्मेशन उसे पता नहीं होता। 70% लोग इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है। बच्ची को ये झटके पड़े हैं तो इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगी। 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक उसका दौरानिया रहता है। जितनी देर में आप मोजे ढूंढ के लाएंगे या जूता ढूंढ के लाएंगे और मरीज को सुंघाएंगे, उतनी देर में वो झटके वाली कैफियत खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये बतौर हेड डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में सर्व कर चुके हैं, जिनमें फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इसके साथ साथ सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी है। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपना MBBS करने के बाद न्यूरो साइंसेस में स्पेशलाइजेशन क्यों की और पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में भी न्यूरो फिजिशियंस की कमी क्यों है और इसके साथ साथ एपिलेप्सी, इसके बारे में जो मिथ्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं वो कितनी ठीक हैं और कितनी गलत हैं। ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इन्होंने बेशुमार रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे और अपनी एक किताब भी लिखी, उसके पीछे इनका क्या मोटिव था और क्या मकसद था। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान असलम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि आप न्यूरो फिजिशियन हैं, आपका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? आपने क्या बचपन से सोचा हुआ था कि मैंने डॉक्टर बनना है या माँ बाप की ख्वाहिश थी जैसे अमूमन होता है? आप मेडिकल फील्ड में गए और फिर आपने आगे जाके स्पेशलाइजेशन की और अभी आप एपिलेप्सी पे आपकी ख़ास एक्सपर्टीज़ हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये सारा इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ, क्या स्ट्रगल थी, क्या जद्दोजहद थी, और अब आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं लोगों को, ये सारा काम कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कासिम अली फाउंडेशन का, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं अपनी जर्नी, अपने सफ़र के मुतल्लिक आप लोगों को आगाह कर सकूं और अपनी देखने वाली यूथ को मैं ये बता सकूं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर जो है वो मुल्तान के मज़ाफ़ात में एक इलाका है जहानिया तहसील है, उससे मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो एक इल्मी और अदबी शख्सियत थे और मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें भी जो है वो अदब का और इल्म का एक टच था। मेरे जो अब्बू जान के मामू थे लाला सहराई, वो ग़ज़वाते रहमत लिल आलमीन, उन्होंने दुनिया में पहली बार ग़ज़वाते रहमत लिल आलमीन, मंजूम ग़ज़वाते रहमत लिल आलमीन लिखी और उस पर उन्हें प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। वो बहुत सारी बुक्स के राइटर हैं, नात गो शायर हैं। वालिद साहब कॉलम लिखते रहे, तो इस बैकग्राउंड के साथ जो है मैंने अपने जर्नी का आगाज़ किया। मेरे वालिद साहब की बहुत ख्वाहिश थी, जैसे सारे वालिदैन की होती है, कि बेटा डॉक्टर बने। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे इनिशियली, तो उसकी वजह से माई मदर वॉज रिलक्टेंट कि हमें मेडिकल का फील्ड बड़ा प्रेसिंग फील्ड होता है और बड़ा स्ट्रेस वाला फील्ड होता है, तो क्या इनको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। ख़ुद मेरे वालिद साहब अपनी ख्वाहिश के बावजूद जो है वो जो थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि आई शुड ऑप्ट फॉर दैट और नॉट। बहरहाल मैंने अपने वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम किया और मैं ऑब्वियसली मैंने मेडिकल की लाइन को चेज़ किया, उसको मैंने परसू किया। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया की है। मैंने स्कूल में टॉप किया, बल्कि रादर जो है वो बहुत सारे ज़िलों में मेरी पहली पोजीशन आई, जो मेरे स्कूल के लिए उससे पहले इस तरह की कोई एग्ज़ाम्पल नहीं थी, वो एक एज़ाज़ की बात थी। उसके बाद मैंने जिस कॉलेज में अमूमी तौर पर रवाज ये था कि जो बच्चे टॉप करते हैं वो हमारे करीबी जो है वो मुल्तान के अंदर बोसन कॉलेज था, तो बोसन कॉलेज में जो है, बोसन रोड कॉलेज में जो है वो एडमिशन होता था, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एडमिशन करवाया जाता था।
तो मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया में हो गया, जो अभी बड़ी इब्तदाई स्टेज में था। और टिपिकली वहाँ जब मेरा एडमिशन हुआ तो वहाँ ऐसे बच्चे उससे पहले एडमिशन लेते थे जहाँ कहीं किसी और का एडमिशन नहीं होता था। तो लोग जो है वो उन्होंने मेरे वालिद साहब को समझाया भी कि आपने अपना टॉपर बेटा जो है वो वहाँ भेज दिया तो शायद ये स्पॉइल हो जाए, शायद ये। तो अबू जान के जो प्रिंसिपल थे वो अबू जान के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी एक शायर भी थे और कॉलमिस्ट भी थे। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज जहानिया के प्रिंसिपल, उन्होंने अबू जान को मोटिवेट किया कि अगर हमारे पास अच्छे बच्चे नहीं आएंगे तो हम कैसे जो है अच्छे रिज़ल्ट्स हम कैसे दे सकते हैं। बहरहाल मेरे असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। मैंने वहाँ अपनी एफएससी वहाँ से प्री मेडिकल किया और बहुत शाइनिंग मार्क्स के साथ बोर्ड में जो है अच्छी पोजीशंस के साथ मैंने अपनी एफएससी की। फिर मेरा निस्तर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ निस्तर मेडिकल कॉलेज में मैंने 5 साल तालीम हासिल की और उसके बाद हाउस ऑफ मेरी निस्तर मेडिकल कॉलेज से ही है। और उसके बाद जो है मैंने एफसीपीएस मेडिसिन के लिए एनरोल हो गया कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से। मैं बनना तो नेफ्रोलॉजिस्ट चाहता था, गुर्दे का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के अपने प्लान्स होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने प्लान्स होते हैं। चूँकि मैं एक एकेडमिक थोड़ा सा मुझे शौक़ था पढ़ना, ख़ुद भी पढ़ने पढ़ाने का और बच्चों को पढ़ाने का शौक़ था। तो मैं जब रजिस्ट्रार था, पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार था, तो मैं अपने जो जूनियर रजिस्ट्रार्स हैं, पीजीआर्स हैं और हाउस ऑफिसर्स हैं उनको बड़ा पढ़ाया करता था। तो मेरे एप्टीट्यूड को देख के प्रोफेसर साहब ने मुझे रजिस्ट्रार्स और हाउस ऑफिसर्स की और जो फाइनल ईयर और 3rd ईयर एमबीबीएस 4th ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस देनी कि इवनिंग क्लासेस आप उनकी लिया करें। अब हमारे जो मैंने आपको कहा ना मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बनना चाहता था, हमारा जो यूनिट था वो गुर्दे का जो डायलिसिस सेंटर था उसके साथ अटैच था। लेकिन जो एकेडमिक्स पढ़ाने के लिए सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे वार्ड को असाइन था कि जी आप ब्रेन की बीमारियों को या नर्वस सिस्टम की बीमारियों को मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो मैं ज़ाहिर है पहले ख़ुद पढ़ता था, उसे अपने आप को तैयार करता था, प्रिपेयर करता था और फिर जो है वो मैंने वो उनको पढ़ाता था। तो मैं 2 साल 2.5 साल वो पढ़ाता रहा, लेकिन अंदर से मेरी ख्वाहिश कहीं ये थी कि मैंने नेफ्रोलॉजी में जाना है। जब मेरे 2 साल कंप्लीट हुए तो ये स्विच होता है टूवर्ड्स सुपर स्पेशलिटी। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मेडिसिन, जनरल मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप जो है वो किसी स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं। मेरे प्रोफेसर साहब ने मुझे बहुत हाई मार्क्स के साथ, रिमार्क्स के साथ जो है वो रिकमेंड किया टू दी शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर कि जी आप इनको लें और ये मेरा शाइनिंग इट वुड बी एसेट फॉर यू। ये अभी भी मेरी वो तहरीर मेरे जो प्रोफेसर साहब की वो तहरीर मेरे पास अभी भी, वो रेफरिंग लेटर जो है वो मेरे पास अभी भी महफूज है। उन्होंने भेजा, सम हाउ और अदर वो चीज़ उस तरह एग्जीक्यूट ना हो सकी। मैं यहाँ लाहौर में इसी तरह नेफ्रोलॉजी के अदर यूनिट्स देखता फिर रहा था, तो सडनली मैं सर्विसेज गया तो मेरी मुलाकात अपने उस्ताद प्रोफेसर एहसन नुमान के साथ हुई। तो आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इंस्पायर्ड मी एंड ही काउंसल्ड मी टू जॉइन न्यूरोलॉजी। खैर वो इतनी सहर अंगेज़ वो मुलाकात थी कि मैं उस 15 मिनट 20 मिनट की मीटिंग के बाद मैं कायल होके उठा कि मुझे नेफ्रोलॉजी के बजाय न्यूरोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए और मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो न्यूरोलॉजी में परसू करनी चाहिए। मैंने न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन ज्वाइन कर ली। सर आपने न्यूरोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन की, मुझे ये बताइएगा कि एपिलेप्सी क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी इकसाम क्या हैं और ये हमारे माशरे में बहुत आम कैसे हो गई है? एपिलेप्सी जिसको झटके दौरे की बीमारी कहा जाता है, मिर्गी कहा जाता है, एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरक़ियाती अखराज होता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। लाइक हम जिस्म अकड़ जाता है, हाथ पाँव अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और बसा औकात यूरिन जो है वो कपड़ों में निकल जाता है। ये तो मिर्गी की झटके की एक किस्म है जो मैंने आपको बताई। बुनियादी तौर पर ये दिमाग के सेल के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होती है। पूरी दुनिया में 50 मिलियन लोग इस वक्त जो है वो मिर्गी का शिकार हैं और हर साल इनमें 2.5 मिलियन लोगों का, 25 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी
तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा अफराद एपिलेप्सी के डायग्नोज्ड केसेस हैं, लेकिन एक्चुअल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या है कि लोग मिथ्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं कि ये झटके दौरे की बीमारी कोई जादू है, टूना है, आसेब है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती, इसको छुपाया जाता है, लोगों को रिवील नहीं किया जाता। सर इसका पता कैसे चलता है कि एक जो पेशेंट है उसको वाकई एपिलेप्सी है या कोई और परेशानी है या डिप्रेशन है, स्ट्रेस है या कोई और बीमारी है? ये डायग्नोज किस तरह की जाती है? एपिलेप्सी मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इसका डायग्नोसिस जो है, तशख़ीस है, बेसिकली क्लिनिकल है, यानी हम अपने साइंस और सिम्टम्स की अलामात की रोशनी में डायग्नोस करते हैं। फिर बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो इसके लिए किए जाते हैं। मिर्गी की बहुत सारी इकसाम हैं। सबसे कॉमन किस्म तो मैंने आपको बताई, जो कि जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक, जिसमें मरीज़ के हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आती है और टिपिकली गांव के लोग कहते हैं दंदल पड़ गया है इसको, कि इसके जो है ना वो हाथ पाँव मुड़ गए और यूरिन भी कपड़ों में निकल जाता है। मरीज़ जब होश में आता है तो उसे कतई तौर पर ये याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको किसने रेस्क्यू किया, क्या हुआ। ये तो मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरी टाइप बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन कंप्लेंट आती है क्लासरूम से कि बच्चा जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा, क्लास में बैठे बैठे गुमसुम हो जाता है, टीचर शिकायत करती है, बच्चा घर से मार खाता है, स्कूल से मार खाता है कि जी ये तवज्जो नहीं देता। वो होता क्या है कि बच्चा चंद सेकंड के लिए गुमसुम हो जाता है और उस चंद सेकंड के दौरानिए में उसे जो भी बात कही गई होती है या बताई गई होती है वो इन्फॉर्मेशन उसे पता नहीं होता। इसको एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं। तीसरी किस्म ये है कि चंद लहजे के लिए, चंद सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम अरसे के लिए पूरा जिस्म ऐसे झटके की तरह कांप जाता है, पूरा जिस्म। और अगर मरीज़ के हाथ में कोई ग्लास है, कोई कप है, तो वो ग्लास गिर जाएगा और इसको मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। फोर्थ टाइप ये है कि मरीज़ बग़ैर किसी वजह के, खड़े खड़े बग़ैर किसी वजह के चलता हुआ या खड़े खड़े ठोकर लगे बगैर गिर जाता है, इसको एटॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। ये सारी एपिलेप्सीज़ काबिले इलाज हैं, याद रखिएगा, ये काबिले इलाज हैं। अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि मिर्गी काबिले इलाज नहीं है। मिर्गी काबिले इलाज है। 70% लोग इलाज के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, ये कतई तौर पर ना जादू है, ना टूना है, ना आसेब है, ना ब्लैक मैजिक है इसका कोई, और ना सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। दवाई भी चंद सालों के लिए, अगर सही दवाई सही तरीके से 3 साल तक खाएं तो 70% चांसेस हैं कि आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी दवाई सारी उम्र खानी नहीं पड़ती। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कोई जो एपिलेप्सी का मरीज़ है वो शादी नहीं कर सकता। अगर आपके झटके कंट्रोल हैं वो शादी कर सकता है, झटके कंट्रोल हैं, शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है और दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। और इसकी ट्रीटमेंट शादी भी नहीं है। एक ये भी मिथ है कि जी बच्ची को ये झटके पड़े हैं तो इसकी शादी कर दें तो ये ठीक हो जाएगी। फिर जूता सूंघाने से मिर्गी ठीक होती हैं। याद रखिए, जो मैंने आपको जितनी मिर्गी की टाइप्स कही हैं वो 1 मिनट से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक उसका दौरानिया रहता है। जितनी देर में आप मोज़े ढूंढ के लाएंगे या जूता ढूंढ के लाएंगे और मरीज़ को सूंघाएंगे, उतनी देर में वो झटके वाली कैफियत ख़त्म हो जाती है। तो इसने जन्म दिया इस ऑब्जर्वेशन को और इस फॉल्स मिथ को कि हमने जूता सूंघाया तो देखें वो जिस्म जो अकड़ा हुआ था, झटके ले रहा था, वो रुक गया। तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप जूती नहीं भी सूंघाएंगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसने ठीक हो जाना है। सर, आपने बेशुमार रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे और आपने ये किताब भी लिखी। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को मुख्तसर तौर पर बताएँ अपने इस सारे काम के बारे में। देखिए, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 3 से 4 करोड़ के अराउंड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हम 251 न्यूरोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान में, 251 न्यूरोलॉजिस्ट, यानी 4 करोड़ की आबादी को कैटर करने के लिए इतनी कलील तादाद में न्यूरोलॉजिस्ट। इसकी बहुत बड़ी वजह इस फील्ड का ये कंसीडर किया जाना है कि ये एक मुश्किल फील्ड है, जिसकी वजह से मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करने वाले लोग इसको सुपर स्पेशलिटी के तौर पर ज्वाइन नहीं करते, कि ये मुश्किल फील्ड है और ये टायरसम है और दिमाग की बीमारियां जो है कॉम्प्लेक्स बीमारियां जिनको डायग्नोज करना मुश्किल होता है। तो मैंने इन डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए मैंने अपना हिस्सा डालने के लिए कि इंसान
जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन की एक थीम है कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। मेरी थिंकिंग ये है, जो मेरे बैकग्राउंड में जिस वजह से मैंने ये बुक लिखी, कि हम इस न्यूरोलॉजी को इतना आसान बना दें लोगों के लिए कि लोग इसको ऑप्ट करें, और हम ट्रेन करें लोगों को। हमारे कहीं भी इस टॉपिक के ऊपर जो है लोकलाइजेशन, बेसिकली लोकलाइजेशन क्या है, मैं बड़े 30 सेकंड में बताता हूँ। लोकलाइजेशन बेसिकली ये है कि आपने ये डायग्नोज करना है कि अगर ये मरीज़ की टांगें कमज़ोर हैं तो वो टांगें पट्ठों की बीमारी की वजह से कमज़ोर हैं, ये टांगें जो हैं वो नसों की बीमारी की वजह से कमज़ोर हैं, या ये टांगें जो हैं वो हराम मग़ज़ के प्रॉब्लम की वजह से कमज़ोर हैं, ये ब्रेन के प्रॉब्लम की वजह से कमज़ोर हैं। सो ये सारी चीज़ों को हम एनकम्पास कैसे करेंगे, हम एनालाइज कैसे करेंगे, इसमें ये बुक जो है वो हमें हेल्प करेगी। ये अपनी नौइयत की ये वो बुक है कि जो सब कॉन्टिनेंट में इससे पहले नहीं लिखी गई। सो आई पेड माई पार्ट, और मैंने कोशिश की कि मैं इसको हार्ड फॉर्म में, हार्ड कॉपी में ये मैं इसको लिखूं जो सबके लिए अवेलेबल हो। तो हम इसको, उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए मैं कुछ अखबारात में भी, जंग में भी और फैमिली मैगज़ीन में भी अवेयरनेस आर्टिकल मुख्तलिफ बीमारियों पे लिखता रहा हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ तो सिंपली सुपर्ब। ये जो आपका मोटिव है ना, ये एक्चुअली नया पाकिस्तान है। सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम अपने मुआशरे में नेगेटिविटी और शॉर्ट कमिंग्स देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें वो शॉर्ट कमिंग्स नहीं लगते। हम उसके साथ समझौता करते हैं, और हम उन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए अपने हिस्से का दिया नहीं जलाते। जब हम अपने हिस्से का दिया नहीं जलाते तो यकीन मानिए हमें इस सारी शॉर्ट कमिंग्स का शिकवा करने का भी कोई हक नहीं है। सर एपिलेप्सी का जो एक प्राइमरी इलाज है वो क्या है, और सेकेंडरी तौर पे इसको कैसे डील किया जाता है? एपिलेप्सी मैंने आपको कहा, ये काबिल इलाज दिमागी बीमारी है। अद्वियात के साथ 70% लोग अद्वियात के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जहाँ गलती होती है वो ये गलती होती है कि हम अद्वियात को सही इस्तेमाल नहीं करते, सही डोज में इस्तेमाल नहीं करते। एक मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि एपिलेप्सी का जो इलाज है उसका माहिर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है, आपको उसके पास जाना चाहिए और उससे इलाज करवाना चाहिए। ये ट्रीटेबल है और दवाइयों के साथ ठीक हो जाते हैं। एक स्मॉल प्रपोर्शन, एक बहुत थोड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की है जो कि अद्वियात के साथ ठीक नहीं होते, उनकी हमें सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत सिलेक्टेड केसेस में होता है और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। अद्वियात पे अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उसको पूरा वर्कअप करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या ये पेशेंट सर्जरी के लिए जा सकता है या नहीं। सर जो लोग अपना MBBS करने के बाद डॉक्टर हजरात आगे न्यूरोलॉजी में या न्यूरो साइंसेस में स्पेशलाइजेशन नहीं करते, उन्हें आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? देखिए ये एक बहुत ही अच्छी इवॉल्विंग फील्ड है जिसके अंदर आपके पास कुछ कर गुजरने का बहुत पोटेंशियल है। अगर आप अपने करियर को परसू करना चाहते हैं जिसमें आप आसानी के साथ बेस्ट सर्विसेज दे सकें, और ख़ास तौर पर इस फील्ड में आने का फ़ायदा ये है कि ये फील्ड ऐसा फील्ड है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और अगर हम कलेक्टिव विजडम के साथ काम करें तो हम अपनी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के हवाले से बहुत बेहतर चीज़ें कर सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए ऑप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डिजीज़ बर्डन तो पूरी दुनिया में न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का बढ़ रहा है, यानी आसाब की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमारे अपने होमलैंड में, हमारे अपने मदरलैंड में इसके जो इलाज के लिए माहिर लोगों की पहले शदीद कमी है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको ऑप्ट करना चाहिए, और ये अदरवाइज़ ये फील्ड ऐसी फील्ड है जिसमें 2+2=4। आप यू कैन पिन पॉइंट द लियन। आप इस बुक को पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा कि यू कैन पिन पॉइंट द लियन
न्यूरोलॉजी में आप बहुत बेहतर तरीके से ये कंसीडर की जाती है कि ये बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक आसान फील्ड है, सिर्फ अपने सोच का ज़ाविया तब्दील करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अदनान असलम साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में, इनकी किताब के बारे में और एपिलेप्सी के बारे में जो मिथ्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।